ओके, सबसे पहले तो मैं कल के आप लोगों का जो वार्तालाप चल रहा था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जिसको भी ये डाउट है कि विनिंग एंड वर्किंग क्यों पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में है कि नहीं है। देखिए, अब मैं उसको चाहे विनिंग एंड वर्किंग बोलूं या फिर मैं मेथड ऑफ वर्क बोलूं, ठीक है, बात एक ही है। ठीक, अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं विनिंग एंड वर्किंग का, चूंकि ये डीजीएमएस का कोर्स चल रहा है, तो इसमें बेनिफिट आपको यही है कि डीप में चीजों को मैं वहां पर बताऊंगा और एक एक चीज अलग अलग करके सेपरेट करके बताऊंगा। क्योंकि डीजीएमएस ने जो सिलेबस दिया है विनिंग एंड वर्किंग का, उसमें उसने हर एक टॉपिक को बकायदा कवर अप किया है। ठीक है, अब अगर इस सिलेबस को आप एक बार देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मतलब एक एक डिटेल जो कि आपका मेथड ऑफ वर्क में ही आता है। ठीक है, एक प्रकार से मेथड ऑफ वर्क में ही आता है, जैसे कि जियोलॉजी तक, इवन की जियोलॉजी हो गया, है ना, ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट के भाई ड्रिफ्ट कैसे करेंगे, शाफ्ट सिंकिंग कैसे करेंगे, है ना। शाफ्ट सिंकिंग मैंने बताया, आपने देखा भी, मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग हो गया। अब आप बोले कि ये मेथड ऑफ वर्क का है, विनिंग एंड वर्किंग क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? अरे दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें लेकिन आपको विनिंग एंड वर्किंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका और डिपॉजिट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, इवन की उस चीज को भी हम कवर अप करेंगे। भाई अगर ओपन कास्ट माइनिंग आप करने जाओगे और उसका लेआउट बनाना जो है तो कैसा होता है, लेआउट क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, या अंडरग्राउंड माइनिंग करने जा रहे हैं, शाफ्ट सिंकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, सीधे मेथड ऑफ वर्क बोर्ड एंड पिलर पढ़ा के अगर मैं खत्म कर दूंगा तो फिर बचा ही क्या, है ना। तो इसको कंफ्यूजन के रूप में नहीं लेना है कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं। जो भी है सब एक ही चीजें हैं, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, विनिंग का मतलब यहां हो जाता है कि यार हमें मिनरल डिपॉजिट को विन करना है, लेना है ना, वर्क करके। अब वो चाहे मिनरल डिपॉजिट का मेथड ऑफ वर्क बोल दीजिए, चाहे जो बोल दीजिए, इसी चीज को अगर आप आगे चल के देखेंगे ना, तो डीजीएमएस ने जब ये फोरमैन का सिलेबस हम खोलते हैं, मैं आपको फोरमैन का सिलेबस दिखाता हूं। ये देखिए, फोरमैन का सिलेबस, मेथड ऑफ वर्क डीजीएमएस बोल रहा है, ठीक है, विनिंग एंड वर्किंग कोई मेथड ऑफ वर्क बोल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ये जो जैसे जियोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका शाफ्ट सिंकिंग वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ओपन कास्ट माइनिंग मेथड हो गया, तो ये सब चीजें सेम ही है। बस विनिंग एंड वर्किंग से क्या बोल दिया अब इसने, मेथड ऑफ वर्क बोल दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और आज ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट का लास्ट लेक्चर, और यहाँ पे इवन की मैं आप मान के चलिए, मैं इतने बुक्स का रेफरेंस लेके, खास तौर पे आपका जो डीजे देशमुख एंड हार्टमैन, जो कि सबसे फेमस, हार्टमैन सबसे फेमस बुक है, उस बुक का रेफरेंस लेके ही मैं आपके लेक्चर्स बना रहा हूं। तो कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। आगे के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे मॉडल का हो चाहे जिसका हो, आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पढ़ने की फिर अलग से कुछ जरूरत नहीं है, जो भी जितना बता दिया जाएगा उतना पर्याप्त है यहाँ पे मेथड ऑफ वर्क का। चलिए ठीक है, तो आज लास्ट लेक्चर है ओपनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट का। कल का जितना भी था मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कल तक का जितना भी लेक्चर्स हुए थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि आज के प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, किस प्रकार से आपका मेथड ऑफ वर्क काम करता है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग कैसे किया जा रहा है, ड्रिफ्ट कैसे बनाया जा रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे एक सुदामड़ी कॉलरी है, ठीक है, वहां पे हैवी ड्रिफ्टिंग होता है, क्योंकि होराइजन माइनिंग सिस्टम किया जाता है। मतलब कि होराइजन माइनिंग सिस्टम की मदद से जो है तो हैवी ड्रिफ्टिंग किया जाता है। आगे चल के जब हम और भी मेथड्स ऑफ वर्क देखेंगे तो उसमें होराइजन माइनिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि होराइजन माइनिंग सिस्टम के कारण हैवी ड्रिफ्टिंग किया जा सकता है। जो इसका मेन प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, है ना, जो अगर ड्रिफ्ट बनाया जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न कॉलरी हो गई या फिर कोई भी और डिपॉजिट हो गया आज के प्रेजेंट टाइम में, तो इनका जो प्रिंसिपल वर्किंग होता है कि ऑल मैन ऑफ ऑल जॉब्स, ठीक है,
हमारे पास जितने भी व्यक्ति होने चाहिए वो सारे काम करने लायक होने चाहिए। अब इसमें क्या किया जाता है कि 4.2 मीटर की जब ड्रिफ्ट बनाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 4.2 मीटर की चौड़ाई वाला 4.2 मीटर की चौड़ाई वाला अगर आप ड्रिफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हर शिफ्ट में 8 वर्कर्स की एक टीम सारे काम मैनेज करती है। मतलब कि ऑल मैन ऑफ ऑल जॉब्स, मतलब कि एक 8 वर्कर्स की एक टीम बना दिया। 4.2 मीटर की वाइड ड्रिफ्ट आपको बनाना है। अब 8 वर्कर्स का वो एक टीम रहेगी जो कि एक शिफ्ट में एक साथ काम करेगी और वो सारे काम मैनेज करती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग, सेटिंग सपोर्ट्स, एक्सटेंशन ऑफ ट्रैक्स, वेंटिलेशन, कंप्रेस्ड एयर पाइप्स, ट्रेलिंग केबल्स एक्सेट्रा, मतलब सारे काम देखती है। अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि ड्रिलिंग कैसे किया जाएगा, चार्जिंग और स्टेमिंग एंड फायरिंग कैसे करते हैं ये लोग, सपोर्ट कैसे लगाते हैं, वेंटिलेशन कैसा रहता है, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्टिंग के अदर मेथड्स, जैसे कि सबसे पहला तो ये कि आप सर्वे कैसे करेंगे, लेजर रेस फॉर ड्रिफ्ट ड्राइवेज, ठीक है, लेजर रेस का इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको मैन पावर नहीं लगाना है, आपको टनल बनाना है, बस हो गया ड्रिफ्ट के रूप में। ड्रिफ्ट अगर बना रहे हो तो किसी मशीन की मदद से बनाना है, तो ड्रिफ्ट मशीन की मदद से बनाने के लिए आप रोड हेडर का इस्तेमाल करते हैं। दो अलग अलग मॉडल्स है, ठीक है, और तीसरा मॉडल है डिंट हेडर। तो इनका कैसे क्या स्पेसिफिकेशंस होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ड्रिलिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि 8 वर्कर्स की एक टीम बनाए, जिसमें से कि अब ये लोग ड्रिलिंग करेंगे। सबसे पहले ड्रिलिंग करने के लिए ये इनके पास जो है तो 2 एयर लेग माउंटेड जैक हैमर्स होते हैं, ठीक है, और एक ड्रिल इनके पास रिजर्व में होता है और एक इनके पास हमेशा मेंटेनेंस में रहता है, ठीक है, कि रिजर्व में अगर मान लीजिए कोई खराब हो गया तो रिजर्व में एक ड्रिल मशीन हमेशा होनी चाहिए। जो ड्रिल मशीन यहाँ पे यूज होती है उसका वेट लगभग 25 केजी के आसपास होता है। क्योंकि एयर लेग यूज कर रहे हो तो हाथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एयर कंजम्पशन जो इस ड्रिल मशीन का रहता है 2.8 क्यूबिक मीटर पर मिनट जो रहता है। एंड एयर लेग का वेट 22 केजी होता है और इसकी जो फीड लेंथ होती है 1300 mm इसकी फीड लेंथ होती है। मतलब 1300 mm तक 1300 mm तक इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं आप। 1300 mm तक हाइट इंक्रीज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसमें कंप्रेस्ड एयर की मदद से ये ऑपरेट हो रहा है, तो इसके लिए आपने फ्लेक्सिबल होस पाइप्स वगैरह, जो ब्लैक कलर की पाइप्स देखते हैं जिसकी मदद से कंप्रेस्ड एयर सप्लाई किया जाता है लगभग। जो अब ये 2 पाइप्स होती है, एक होता है आपका एयर के लिए और दूसरा होता है पानी के लिए, ठीक है। ड्रिलिंग कर रहे हो, पानी की जरूरत पड़ेगी ही। तो 25 mm का डाया वाला एयर वाला होता है और 19 mm का डाया वाला जो है तो वाटर वाला होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या रहता है, हेक्सागोनल ड्रिल स्टील्स है ना। जो आपका ड्रिल बिट होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, जिसका डाया होता है 22 mm, लंबाई होती है 1.6 मीटर और जो लाइफ होती है इसकी 300 मीटर से लेके 600 मीटर तक। ये 300 मीटर से लेके 600 मीटर तक लाइफ का मतलब क्या हुआ कि 300 मीटर से लेके 600 मीटर तक ड्रिल करेगा, उसके बाद आपको नया ड्रिल बिट खरीदना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा फिर स्टेप आता है आपका चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं अगर ड्रिफ्ट ड्राइव कर रहे हैं तो 150 ग्राम का कार्ट्रिज होता है एजेक्स जी कंपनी का, ठीक है, जिसमें कि आप डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं और सारे होल्स को मल्टी शॉट एक्सप्लोडर की मदद से फायर किया जाता है। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर यहाँ पे यूज होता है, ये बात याद रखिएगा कि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर की मदद से सारे होल्स को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। ओवरहेड टाइप का यहाँ पर मैकेनिकल लोडर होता है, जिसका इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है, ताकि 1 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी वाले टब्स को क्या किया जा सके, लोड किया जा सके। जो भी आपने ब्लास्टिंग किया है, जो मटेरियल निकला है उसको जो है तो लोड करने के लिए ओवरहेड टाइप का मैकेनिकल लोडर यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सपोर्ट का। तो सपोर्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, कंक्रीट की ब्लॉक लाइनिंग की जाती है, ठीक है। और रूफ सपोर्ट के लिए अगर आप चाहे तो स्टील आर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील आर्चेस कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ठो गाटर होते हैं, इस प्रकार से ये पूरा शेप होता है, ये गाटर पूरा जुड़ा होता है। इसको ले जाके यहाँ पर रख दिया जाता है, फिर इसके पीछे एक रख दिया जाएगा, है ना, फिर इसके पीछे एक रख दिया जाएगा, इसके पीछे एक रख दिया जाएगा। इस तरीके से गाटर लगे होते हैं, ठीक है, सॉरी, स्टील आर्चर्स लगे रहते हैं। अब इनके स्टील आर्चर्स के पीछे हम क्या लगा देते हैं, हम लकड़ी के ऐसे गुटके जो प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स है, इसको लगा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, दीवार से इनको टाइट करके रखने में मदद करते हैं।
ठीक है, तो स्टील आर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील आर्चेस के लिए जो रेल सेक्शंस यूज होते हैं, ठीक है, ये 2 सेगमेंट्स में होते हैं और इनका जो वजन होता है 60 पाउंड के आसपास जो है तो रहता है इनका, ठीक है। फुट प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है हर एक सेगमेंट में, ठीक है, जो नीचे की तरफ है यहाँ पर फुट प्लेट जो है तो वेल्डिंग करके लगा दिया जाता है ताकि ये आराम से खड़े रहें, ठीक है। और 2 अलग अलग सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम फिश प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फुट प्लेट इसको सपोर्ट करता है नीचे की तरफ जो लगा रहता है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार का, ये जैसे एक पूरा स्टील आर्च आप देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 टुकड़े में आता है, एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए मैं फिश प्लेट का जैसे ज्वाइन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिश प्लेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि भाई ड्रिलिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, चार्जिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर कौन सा यूज कर रहे हैं, इसी के साथ ही कौन सा आपका एक्सप्लोसिव यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है सपोर्ट का, हमने देख लिया कि कौन कौन सा सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वेंटिलेशन का, तो वेंटिलेशन में आपके पास एक्सियल फ्लो टाइप का ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि 270 क्यूबिक मीटर पर मिनट की कैपेसिटी वाला जो है तो ऑक्सिलरी फैन आपका रहता है। फैन कितने कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, सीरीज में लगाए जाते हैं, हर 100 मीटर के इंटरवल्स पर लगाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो वेंटिलेटिंग डक्ट होता है 1.5 mm का थिक होता है, माइल्ड स्टील शीट्स का बना होता है, और इसका जो डाया होता है 580 mm वेंटिलेटिंग डक्ट का, और लंबाई होती है हर एक डक्ट की 3 मीटर के आसपास, ठीक है। अब उसमें आप फ्लेंज को टाइट करके जोड़ते जा सकते हैं जितने चाहे वेंटिलेटिंग डक्ट। अब आता है बात सर्वे का। सर्वे अगर करना है तो इसके लिए मॉडर्न डेज में ड्रिफ्ट में क्या यूज किया जाता है, लेजर रेस फॉर ड्रिफ्ट ड्राइवेज, ठीक है, लेजर रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है 2 टारगेट प्लेट्स, ठीक है, 2 टारगेट प्लेट्स होते हैं। जो पहला टारगेट प्लेट होता है, फर्स्ट टारगेट प्लेट, उसमें क्रॉस मार्क हो रहता है, ठीक है। ये टारगेट प्लेट है आपकी, अब इसमें कुछ इस प्रकार से क्रॉस मार्क रहता है, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट प्लेट रहता है उसमें क्रॉस मार्क तो होता है, लेकिन उसके सेंटर में साथ ही में दूसरे टारगेट प्लेट में क्या रहता है, एक होल रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, सेंटर में इसके होल रहता है। तो 2 टारगेट प्लेट्स हो गई, ठीक है, एक में सिर्फ क्रॉस हेयर मार्क्ड है और एक में क्रॉस हेयर मार्क के साथ साथ क्या है, सेंटर में होल भी है, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को रूफ बोल्ट्स या फिर ड्रिफ्ट के वॉल्स में हम जो है तो फिक्स कर सकते हैं, जहां चाहे, जहां आपको बेटर लगता हो वहां पर आप फिक्स कर देंगे। फिर थियोडोलाइट से अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट मिलने पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 100 मीटर ड्रिफ्ट ड्राइव किया जाता है, उसके बाद लेजर सिस्टम को फिक्स किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थियोडोलाइट से इसका अलाइनमेंट किया, क्रॉस हेयर्स का ग्रेडियंट मैच किया, एंड 10 मीटर जैसे ही ये सारे अलाइनमेंट फिक्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं 10 मीटर तक अपना ड्रिफ्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट बस जो है तो स्टार्ट कर देते हैं, अपन ड्रिफ्ट बना देते हैं 10 मीटर का। कैसे बनाते हैं, ड्रिलिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे और मकिंग करेंगे, ठीक है। वेंटिलेशन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब होता है कि वही ड्रिफ्ट में थियोडोलाइट के टेलीस्कोप की जो हाइट होती है वो लेजर सिस्टम के जो है तो हाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो जो लेजर सिस्टम की हाइट है और जो टेलीस्कोप की हाइट है थियोडोलाइट की, वो एक बराबर होती है। टारगेट प्लेट्स जैसे ही सेट हो जाते हैं तो 2 टारगेट प्लेट्स को फिक्स किया जाता है, पहले टारगेट प्लेट के और थियोडोलाइट के बीच में। ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, ये देखिए, ये पहला टारगेट प्लेट है, ठीक है, और ये आपका सेकंड टारगेट प्लेट है जिसके होल के आर पार जो है तो लेजर निकलेगा, ठीक है। हमने थियोडोलाइट रखा, यहां से खड़े होके हम जो है तो देखेंगे, ठीक है, यहां से खड़े होके हम देखेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्रॉस हेयर से मैच करेंगे, यहाँ पे इसके क्रॉस हेयर से सेंटर से मैच करेंगे, ठीक है, इसके होल के अंदर से होते हुए जाएगा, हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थियोडोलाइट की जगह पर हम क्या लगा देंगे, अपना लेजर सिस्टम लगा देंगे। अब लेजर सिस्टम जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक रेड कलर की बीम निकलती है इससे, ठीक है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, रेड कलर का लेजर निकलता है। अब ये लेजर सीधे सीधे जाके इस पे हिट कर दिया अगर,
तो अलाइनमेंट हमारा सही है, ठीक है। अब इसी की बेसिस पे अब आप क्या करते हैं कि अपन टारगेट प्लेट को कहीं भी मूव कर दो। एक बार लेजर सिस्टम फिक्स हो गया ना, अब टारगेट प्लेट को कहीं भी मूव करते रहो, आगे पीछे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेजर लाइट आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। सारा आपने फिक्स कर दिया थियोडोलाइट की मदद से, क्योंकि बार बार थियोडोलाइट से चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, बार बार सेट करना पड़ेगा। एक बार थियोडोलाइट सेट किए, एक बार लेजर सिस्टम सेट कर दिया उसकी जगह पर, अब कोई भी चीज कहीं भी मूव करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल सा वर्कर भी जाके जन्ना प्लेट्स को फिक्स कर सकता है, क्योंकि लेजर का जो लाइट है वो एकदम सेंटर में पड़नी चाहिए, बस उसका मेन टारगेट यही रहेगा, ठीक। अब आजकल के सिस्टम की बात करें, अगर मैं फुली मैकेनाइज्ड ड्रिफ्टिंग की बात करूं, तो फुली मैकेनाइज्ड ड्रिफ्टिंग में आजकल आता है रोड हेडर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डिंट हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली डॉस्को इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक मीडियम ड्यूटी मशीन है रोड हेडर MK2A, और MK3A इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि एक हेवी ड्यूटी मशीन है, ठीक है। इसी के साथ ही आता है डिंट हेडर, जो कि इसी के द्वारा बनाया गया, डॉस्को इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। बेसिकली ये हल्की मशीन है, 16 टन इसका वजन ही है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, लेकिन इसकी वर्किंग स्पीड और फ्लिटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से काम करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है एक रोड हेडर, रोड हेडर, ओके। ये एक रोड हेडर है। ये बेसिकली यहाँ से पूरा मटेरियल कट करता है, पूरा मटेरियल यहाँ पे जैसे गिरता है तो इसकी मदद से यहाँ पर आ जाता है, और ये कन्वेयर लगातार, चेन कन्वेयर जो है तो लगातार घूमता रहता है, तो पूरा का पूरा मटेरियल लेके इधर यहाँ पर ले जाके कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ देता है। कन्वेयर बेल्ट से या फिर जो शटल कार रहेगा उस पे ले जाके गिरा देगा पूरा मटेरियल, शटल कार उसको लेके चली जाती है, ठीक है। माइन कार्स टप्स में लोड कर देती है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं डिंट हेडर, ठीक। ये डिंट हेडर है, इसका भी सेम सिस्टम रहता है, ठीक है। बट ये रोड हेडर के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा तेजी से काम करता है, ज्यादा अच्छी वाइड गैलरी आपको एक बार में कट करके दे देगा ये। बट इसकी दिक्कत ये है कि ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता है, जितना अच्छा इफेक्टिव तरीके से रोड हेडर काम करता है उतना नहीं कर पाता, लेकिन ये एक बार में एक वाइड गैलरी आपको डेवलप करके दे सकता है, ठीक। ठीक है, तो ये मशीनें थी, इनका नाम याद रखना है। आज का लेक्चर मैंने छोटा ही रखा था, क्योंकि क्या दिक्कत बार बार यही जा रही थी कि कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा था, और कुछ लोगों को और भी बहुत से डाउट्स थे, तो उनके भी डाउट्स मुझे क्लियर करने थे। तो आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। काफी अगले लेक्चर में अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड भी या किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी, या क्लासेस को लेके कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पे आज बता सकते हैं। या एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, कोर्स का कुछ डिटेल चाहिए, सब जानकारी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर के बाद से, आप आज के लेक्चर के बाद से अब सिर्फ क्लासेस होंगी, तैयारी करनी है मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट एंड लेआउट ऑफ मशीन माइंस इंक्लूडिंग सरफेस एंड अंडरग्राउंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो सरफेस और अंडरग्राउंड अरेंजमेंट में क्या क्या लेआउट होता है, पिट टॉप, पिट बॉटम, हॉलेज अरेंजमेंट, इन सभी का डेवलपमेंट का लेआउट जो है कल हम बनाना देखेंगे, किस प्रकार से लेआउट डिजाइन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।